मेरी आवाज आ रही है क्या? यस मैम। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मैं लेफ्टिनेंट राजश्री, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर हूँ। और जो हमारे आज के प्रोग्राम की मुख्य अतिथि हैं प्रोफेसर शिल्पी वर्मा मैडम, वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, तो मैं उनका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात ये भी है कि हमारा जो डॉक्टर आरएमएल अवध यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय है, उसके भी एनसीसी के कैडेट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं उनका भी यहाँ पे स्वागत करती हूँ। हमारे यहाँ से लखनऊ के 20 यूपी गर्ल्स बटालियन के एनसीसी के कैडेट और 67 यूपी बटालियन के कैडेट्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। और हमारे जो होम साइंस की हेड हैं डॉक्टर यूवी किरण मैडम, वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, तो उनका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो कार्यक्रम को ज़्यादा डिले ना करते हुए मैं कार्यक्रम की जो हमारी मुख्य अतिथि हैं प्रोफेसर शिल्पी वर्मा मैडम, उनका बहुत ही स्वागत करती हूँ और उनके बारे में मैं कुछ बताना चाहती हूँ। वो प्रोफेसर शिल्पी वर्मा मैडम हमारे यहाँ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस डिपार्टमेंट है, उनकी विभागाध्यक्ष हैं और सोशल एक्टिविटीज़ में वो जुड़ी रहती हैं हमारे साथ और काफ़ी सीनियर प्रोफेसर हैं। जब भी कभी कोई बात आती है तो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी के साथ और सबकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। कोई छोटी सी तो वो एक रोल मॉडल की तरह हमारे यूनिवर्सिटी में देखी जाती हैं। 16 से ऊपर बुक्स उन्होंने लिखी हुई है, 50 से ऊपर उनके रिसर्च पेपर्स हैं और बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस में वो जाती हैं एज ए एक्सपर्ट स्पीकर, चीफ गेस्ट के तौर पे भी। तो इस प्रोग्राम के लिए उन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैडम आपका। वो हमारे यहाँ चेयरपर्सन है कमिटी फॉर बेसिक फैसिलिटीज़ फॉर वुमेन की, कोऑर्डिनेटर हैं इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस ब्यूरो की, फाउंडेशन कोर्स सेल इन 2018 में कोऑर्डिनेटर थी। एक भारत श्रेष्ठ भारत एमएचआरडी का हमारे यहाँ प्रोग्राम चलता है, उसकी कन्वीनर हैं वो। और जो हमारे यहाँ क्या कहते हैं जेंडर सेंसिटाइजेशन की कमिटी है, उसकी भी चेयरपर्सन है। तो देर न करते हुए मैं उनसे आग्रह करूंगी, आज उनका जो हमारा आत्मनिर्भर भारत अभियान का जो ये ई कैंप चल रहा है, इसमें किस तरीके से सस्टेनेबल लिविंग के विषय पर वो हमारे जो एनसीसी के बच्चे हैं उनको उसके बारे में बताएंगी और बहुत सभी बच्चे बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं उनको सुनने के लिए। तो मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और मैं उनसे आग्रह करती हूँ कि वो अपना उद्बोधन दें। प्रोफेसर शिल्पी वर्मा मैडम। धन्यवाद राजश्री, सबसे पहले तो तुम्हारा धन्यवाद इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए। जितना सब है नहीं जो तुमने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया उसके लिए थैंक यू। और अभी मैंने देखा है इसमें जुड़े हुए डॉक्टर यूवी किरण, हेड डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस एंड डॉक्टर दिलीप कुमार सर और सारे जो छात्र छात्राएं जुड़े हुए, जैसा कि तुमने बताया कि इसमें सिर्फ हमारे विश्वविद्यालय के छात्र नहीं और भी आरएमएल विश्वविद्यालय के भी एनसीसी के छात्र जुड़े हुए हैं। तो ये एक अच्छा है कि डॉक्टर राजश्री ने इस तरीके से एक ई कैंप की शुरुआत करी कि ठीक है हम लोग कोविड के टाइम में हम प्रॉपर कैंप एनसीसी के बच्चे नहीं कर सकते, लेकिन हम ठीक है इलेक्ट्रॉनिक कैंप के माध्यम से जुड़ सकते हैं और बाकायदा हम अपना जो हमारे मन में जो भी ख्याल आ रहे हैं, जैसे कि आत्मनिर्भर भारत से संबंधित, वो हम साझा कर सकते हैं अपने विचार एक दूसरे से। तो ये बड़ा ही अच्छा एक मौका है कि चूंकि हम लोग घर पर हैं और घर पर रहते हुए हम लोग एक दूसरे से जुड़ पा रहे हैं। तो जैसे कि डॉक्टर राजश्री ने अभी बताया कि इसका थीम ही है आत्मनिर्भर भारत, और जितना मैं जानती हूँ शायद कल भी ये सेशन चला था आपका ई कैंप का, उसमें भी कुछ 2 या 3 अच्छे स्पीकर्स थे जिन्होंने आपको बहुत सारा आत्मनिर्भर भारत से संबंधित बहुत सारी सूचनाएं ऑलरेडी दी है। जितना मुझे पता है, मैं अटेंड तो नहीं कर पाई वो सेशन, पर मुझे पता चला है कि जैसे आत्मनिर्भर भारत की जो स्कीम्स है उनके बारे में आपको पता चला,
कुछ आपको, जैसे अगर हम एग्रीकल्चर के फील्ड की बात करें या एनवायरमेंट की बात करें, तो उसके भी स्पेशलिस्ट आपके साथ अपने विचार साझा कर चुके हैं, उस पर बात कर चुके हैं। तो मुझे लगा कि चूंकि अब इन पे बात हो चुकी है, मुझे क्या क्या विषय लेना चाहिए, क्या विषय चुनना चाहिए। जब मुझे डॉक्टर राशि ने बताया कि इसका थीम आत्मनिर्भर भारत है, तो मुझे सोचना पड़ा कि मैं क्या थीम ऐसा लूं जिस पर मुझे बात करनी चाहिए आप लोगों से। क्योंकि ये मैं देख रही हूँ कि मेरे सामने सारा यूथ है, सारे स्टूडेंट्स है जो कनेक्टेड है। तो मुझे लगा कि अगर हम इस पे सबसे पहले इस विषय पर सोचें, क्योंकि ज्यादातर सारे यूथ हैं जो जुड़े हुए इस कार्यक्रम में, तो हम ये देखें कि छात्र छात्राओं की क्या जिम्मेदारी है, या आत्मनिर्भर भारत को बनाने में हमारे छात्रों का क्या रोल है, उनका क्या योगदान है, उनकी भूमिका कैसे बहुत महत्वपूर्ण है, उसको हम मैंने सोचा ये टॉपिक लेने का। तो मुझे लगा मैं आत्मनिर्भर भारत और राष्ट्रीय विकास में छात्रों की भूमिका क्या है वो मैंने चयन किया। और अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं, तो ये जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी देश की जो आधारशिला है वो वहां के युवा ही रखते हैं कि भविष्य में, क्योंकि ये एक सपना है आत्मनिर्भर भारत, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 12 मई को इस शब्द का प्रयोग किया जब हम लोगों ने टीवी चैनल्स पे उनको सुना कि अब हमारा भारतवर्ष का जो उनका एक सपना है कि ये आत्मनिर्भर भारत होगा। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम जितने भी विदेशी संबंध है हमारे आयात निर्यात के, उनको सब खत्म करें, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन किस प्रकार से हम ऐसे कर सकते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा सेल्फ डिपेंडेंट बन के निकले। तो ये एक सपना है जिसको पूरा करना है, और मुझे जो लगता है कि इस सपने को पूरा करने में जो हमारे देश के युवा वर्ग है या जो छात्र छात्रा है, उनकी भूमिका सबसे अग्रणी है। ठीक है, जो सीनियर लोग हैं वो आपको बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, पर उनका रोल बहुत अहम है। और ये कहा भी जाता है कि अगर किसी भी देश की आप उन्नति की बात करिए, तो उसकी आधारशिला जो है वो छात्र छात्राएं या युवा वर्ग है, उसका आधार स्तंभ ही वही होते हैं। और अगर हम, चूंकि मैंने अपने टॉपिक में राष्ट्र निर्माण को भी जोड़ा है, तो अगर हम राष्ट्र निर्माण की बात करें आत्मनिर्भर भारत के द्वारा, तो किसी भी देश के या राष्ट्र के विकास के लिए सबसे अहम जिम्मेदारी जो होती है वो युवा वर्ग के कंधे पर आती है। क्योंकि आने वाले दिन में जो वो जिस प्रकार से वो अपने कार्यों को संचालित करेंगे, जिस प्रकार से वो अपने कार्य करेंगे, उसका ही रिपरकशन हमें आने वाले समय में दिखाई पड़ेगा। और एक जो बहुत अहम बात होती है छात्र छात्राओं के साथ, कि उनके पास अपार संभावनाएं हैं, असीमित चीजें हैं, असीमित समय है, अभी वो यंग एज में उनके पास बहुत सारा टाइम है। जो भी नई इस तरीके के कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, जो इस तरीके की बात हो रही है, उसमें वो अपना योगदान दे सकते हैं। तो ये कहा जाता है कि उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना बहुत ही आवश्यक है। अब जब हम छात्र छात्राओं की भागीदारी की बात कर रहे हैं कि हम किस प्रकार से अपने देश के निर्माण में या राष्ट्र के निर्माण में या भारतवर्ष के निर्माण में किस प्रकार से हम छात्र छात्राओं की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे, तो अगर थोड़ा सा विद्यार्थी जीवन पर प्रकाश डाला जाए, तो ये कहा जाता है जो विद्यार्थी जीवन होता है, या जब मैं भी स्टूडेंट थी या जो स्टूडेंट्स को मैं देखती हूँ छात्र छात्राओं को, उनका जो जीवन होता है वो हमेशा एक आत्मविश्वास, एक नई ऊर्जा, एक नई उमंग, और क्योंकि आप लोग से एनसीसी के कैडेट्स हैं, तो आप लोगों में तो और ज्यादा ऊर्जा उमंग देखने को मिलती है, तो वो उन सब चीजों से भरा हुआ होता है। वहां पर बहुत आसान होता है अगर उनको एक सफल मार्गदर्शक मिले या कोई भी एक ऐसा गाइड मिले जो उनको सही रास्ते पे दिखा पाए, तो शायद उस रास्ते पे चलना उनके लिए बड़ा आसान होता है। बस देर होती है एक सफल मार्गदर्शक की, या कोई उनको राह दिखा सके कि किस राह पे उनको चलना है और उनको अपनी एनर्जी को उस तरफ चैनलाइज करना। तो जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, तो हम ये भी देखते हैं कि जो विद्यार्थी जीवन होता है, क्योंकि उनके अपने सपने होते हैं, उनकी अपनी योजनाएं होती हैं। विद्यार्थी जीवन में हम प्लान्स बना रहे होते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, हम आगे क्या करेंगे, हम अपने परिवार के लिए क्या करेंगे, हम अपने लिए हमारे सेल्फ क्या करेंगे। फिर हम देखते हैं कि हम अपने समाज को क्या देंगे, और समाज को देने का मतलब हम अपने राष्ट्र को क्या देंगे। तो ये चरणबद्ध तरीके से सब कुछ जुड़ा हुआ है, इसको हम बिल्कुल भी अलग नहीं कर सकते कि हम कहें कि नहीं, अगर हम कुछ विकास करने की बात कर रहे हैं तो वो सिर्फ मुझसे जुड़ा हुआ होगा। इसको बिल्कुल मत समझिए, आप कुछ भी विकास करने की सोच रहे हैं वो सिर्फ आपसे जुड़ा नहीं होता है, आपसे तो जुड़ा होता है,
आपके पूरे कुटुंब या आपके पूरे परिवार से जुड़ा हुआ होता है दूसरे लेवल पे, और ऑटोमेटिक वो आपके समाज से जुड़ा हुआ होता है। और जब समाज का निर्माण होता है, एक अच्छे समाज की संकल्पना की बात हम करते हैं, तो ऑटोमेटिक एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण होता है। तो ये सारी चीजें एकदम इंटरलिंक्ड है। हमें भले ही लगता है छात्र जीवन में कि हम जो सोच रहे हैं, ये तो मेरा प्लान है, इट इज माई करियर प्लान, ये मेरा अपनी सोच है कि मैं आगे चलकर क्या करूंगा। तो जिस प्रकार से कहा जाता है कि एक असीमित ऊर्जा होती है छात्र छात्राओं में, और वो उस असीमित ऊर्जा को बहुत अच्छे तरीके से इन चीजों के निर्माण में लगा सकते हैं, और ना कि सिर्फ हमारे राष्ट्र को प्लस पूरे विश्व को एक प्रगति के राह पर ले जा सकते हैं, बस उसको चैनलाइज करने की जरूरत है। अब जैसे अगर हम बात करें हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, उन्होंने जब आत्मनिर्भर भारत की बात कही, तो उन्होंने ये कहा कि हम ये चाहते हैं कि जो हर तबके के लोग हैं, ये नहीं कि जो बिजनेसमैन है या जो ऑलरेडी व्यवसाय से संबंधित है वही लोग आगे आए। यहाँ पर बात हो रही है एकदम निचले तबके तक जाने कि अगर आपके अंदर एक छोटा सा भी कौशल है, अगर एक गांव में भी किसी छोटे स्तर पर वो व्यक्ति कुछ छोटी सी चीज बनाने की भी उसको महारत हासिल है, तो क्यों नहीं हम अपने लोकल विभाग के बेसिस पे हम कुछ अपना कमाई कर सकते हैं, अपने कह सकते हैं परिवार का भरण पोषण भी कर सकते हैं, और आगे चलकर जब हम शुरुआत नहीं करेंगे तो हम आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर हमारे अंदर कोई विधा है, कोई कौशल है, जिससे बार बार जो उनका विजन है वो बात करते हैं कौशल विकास की, जिससे हम ऐसी शिक्षा की तरफ ना जाए जो कि शिक्षा हमें रोजगार दे नहीं रही, लेकिन हम कुछ चीजें बस सीख रहे हैं लेकिन हम उसको कहीं अप्लाई नहीं कर पा रहे। इसलिए हमेशा ये कह रहे हो कि शिक्षा को हमें स्किल के साथ कनेक्ट करना होगा, और वही इस समय की जो अगर आप बात करें जो नई एजुकेशन पॉलिसी अभी अभी आई है बिल्कुल रिसेंटली, उसमें भी इस बात पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया कि जो स्कूली शिक्षा जो कहा गया कि रीजनल भाषाओं में स्कूली शिक्षा दी जाएगी, ये बहुत आवश्यक है। इसको भी आप आत्मनिर्भर भारत से बहुत अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं। ये इसलिए सोचा गया है कि हम रीजनल भाषाओं में, क्योंकि ये कहा जाता है कि जब एक बच्चा वो एक घर में जन्म लेता है एक बच्चा, तो वो अपनी जो मातृभाषा होती है उसी में संवाद सीखता है सबसे पहले, तो शायद वो उस भाषा से सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ रहता है। और जो वो अपने आसपास के इलाके में, चाहे वो बच्चा गांव में रह रहा हो, किसी भी इंटीरियर इलाके में क्यों ना रह रहा हो, वो वहां का कौशल जो आसपास देखता है अपने, कि उसके घर में क्या काम किया जाता है, उसके आसपास क्या काम किया जाता है, वो सारी चीजों को अपनी मातृभाषा में सीखता है। इसलिए जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, उसमें कहा गया कि हम स्कूली शिक्षा में रीजनल भाषाओं को बढ़ावा देंगे, ताकि, क्योंकि होता क्या है कि बच्चा स्ट्रगल करता है इंग्लिश या किसी भी एक भाषा को सीखने का उस टाइम, लेकिन वो अपनी मातृभाषा में चीजों को सीखा हुआ होता है, वो सुन रहा होता है, उसको उतना टाइम नहीं लगेगा सीखने में। और ये कहा जाता है जो एक छोटे बच्चे का माइंड होता है वो सबसे तेजी से विकसित होता है। ये भी एक सोच थी इस चीज को लाने के पीछे कि क्यों न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये कहा गया कि हम मातृभाषा में बात करें, मातृभाषा में बच्चे पढ़े, ताकि वो जो आसपास का उनका कौशल है जो विकसित हो रहा है उनके गांवों में, हर 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 रीजन का अपना कुछ अलग तरीके का व्यवसाय होता है, कुछ अलग तरीके का खान पान होता है, कुछ अलग तरीके के रहन सहन, सब चीजें अलग होती है। लेकिन क्या उन चीजों को हम प्रचारित और प्रसारित कर सकते हैं? क्या वो छात्र जो एक छोटा बच्चा है उन चीजों से वो बखूबी वाकिफ होता है, क्योंकि वो रोज देखता है उनको। लेकिन जब उसके सामने लैंग्वेज एक बाधा बनकर आ जाती है, क्योंकि वो लैंग्वेज सीखने पर ही अपना सारा जोर देता है, ना कि वो इन चीजों पर जोर देता है कि वो किस तरीके से इन चीजों से कनेक्ट करे, या किस तरीके से अपनी जो रियल जिंदगी की चीजें जो वो सीख सकता था उस टाइम, उस पे उसका सारा प्रेशर चला जाता है लैंग्वेज को सीखने पर, कि वो लैंग्वेज पहले समझे, तब उसे क्या पढ़ाया जाता है, क्या कंटेंट दिए जा रहे हैं, उस पर सोचे। तो आत्मनिर्भर बनने के लिए सबसे पहले तो एक यही पहल है कि अगर छात्र जीवन में जो छात्र या छात्रा है वो अपनी मातृभाषा में कम्युनिकेट कर पा रहा है या सुन रहा है शिक्षक को, या एक और चीज जो उसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कही गई कि सभी कोर्सेज में डिग्री लेवल के इंटर्नशिप का प्रावधान किया जाएगा। मतलब अगर आप कोई भी सब्जेक्ट हो, पहले क्या था कि नहीं कुछ लिमिटेड सब्जेक्ट्स में ही जो प्रोफेशनल कोर्सेज थे उनमें इंटर्नशिप का प्रावधान था,
लेकिन अभी कहा गया है कि नहीं, प्रावधान आपको सभी चीजों में इंटर्नशिप आपको देखना होगा कि आप किस विषय में हैं, और वो शिक्षक देखेगा कि किस तरीके से इंटर्नशिप, क्योंकि जब वो इंटर्नशिप के लिए जाएगा तो बार बार हम इंडस्ट्री पार्टनरशिप की बात करते हैं एकेडमिया के साथ, वो इंडस्ट्री पार्टनरशिप की उसको जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात है वो एकदम ऑटोमेटिक उसको पढ़ाई के समय ही मिलेगी, जो अभी ज्यादातर कोर्सेज में नहीं होता है। वो अपना कोर्स तो पढ़ लेता है लेकिन उसको कोई भी प्रैक्टिकल नॉलेज बाहर के वर्ल्ड में जाकर के नहीं मिलती है, और वो एकदम जब अपना ग्रेजुएट होने के बाद जब वो बाहर निकलता है तो उसके हाथ में कुछ नहीं होता है। तो ये कुछ विद्यार्थी जीवन की कुछ चीजें हैं जो इसके साथ जुड़ती हैं अगर हम आत्मनिर्भर भारत की बात करें। दूसरा, अगर हम ये देखें कि जो भारतवर्ष की बात की जाए तो यहाँ कहा जाता है कि यहाँ एक बहुत बड़ा मास है जो युवा है, इसलिए भारत को बहुत हमेशा अग्रणी रखा जाता है कि यहाँ पर यूथ की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और यूथ की पॉपुलेशन होना बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है किसी भी देश के लिए, क्योंकि वो अपने उस यूथ को एनालाइज करके बहुत ज्यादा चीजें जनरेट कर सकता है। जैसे कि ये कहा गया कि अगर हम आत्मनिर्भर, अभी कहा गया कि पीईपी किट बनाने में हमारा देश एकदम आगे निकल गया, जबकि यहाँ पर पीईपी किट जैसे बहुत लिमिटेड संख्या में बनती थी। लेकिन क्या हुआ कि चूंकि ऐसी परेशानी आई विश्व पटल पे सबके सामने, अपने आप लोग जिन्होंने कभी उस फील्ड में व्यवसाय किया ही नहीं था, उन्होंने भी पीईपी किट बनाना शुरू कर दिया कि यही इस समय की जरूरत है, यही इस समय की मांग है, और अगर ये हम बनाते हैं तो शायद इसकी सप्लाई हम सब जगह कर सकते हैं, बाहर के देशों में भी कर सकते हैं। तो अगर हम विद्यार्थी जीवन की बात करें तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि जो विद्यार्थी है वो, चाहे हम आर्थिक गतिविधियों की बात करें, चाहे सामाजिक गतिविधियों की बात करें, चाहे बौद्धिक बात करें, और चाहे धार्मिक गतिविधियों की भी बात क्यों ना करें, हर जगह पर छात्र छात्राओं का बहुत बड़ा एक अहम रोल होता है उसको आगे बढ़ाने में, उसको प्रसारित करने में। जैसे आप सभी एनसीसी के छात्र हैं, मुझे पता है कि राष्ट्रीय में बहुत सारे जागरूकता अभियान और बहुत सारे ऐसी चीजें आप लोगों के माध्यम से कराती है, क्योंकि शायद जो ऊर्जा आप लोगों में है और आपके पास जो इनोवेटिव मेथड्स है चीजों को बताने के, कि अगर आप कोई चीज प्रसारित करना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा जन जन में वो बात पहुंचे, आप अपनी बात कुछ बताना चाहते हैं, तो शायद आपके पास जो इनोवेटिव आइडियाज होंगे वो शायद हमारे पास ना हो, क्योंकि आपकी सोच में अभी वो इनोवेशन है, आप अभी यंग है, आप उस तरीके से अपनी चीजों को रख पाते हैं। तो इस तरीके की अगर बौद्धिक पहचान देनी है देश को और आत्मनिर्भर बनना है, तो मुझे लगता है विद्यार्थियों का जो रोल है वो सबसे ज्यादा अहम है मेरी नजर में, या वो युवा वर्ग का जो रोल है वो बहुत अहम है। और अगर विद्यार्थी जीवन में, भारतवर्ष के विद्यार्थी जीवन की बात की जाए, तो यहाँ की जो परंपरा है गुरु शिष्य की रही और गुरुकुल की परंपरा रही, तो जो आत्मनिर्भर बनने की बात है वो तो हमारे विद्यार्थियों में तो रचा बसा हुआ है, इसलिए क्योंकि जब गुरुकुल हुआ करते थे तो बच्चों को अपने लोग गुरुकुल में छोड़ देते थे। अब आप जानते हैं कि जब गुरुकुल में एक छात्र जाता था तो उसको सारा काम अपना स्वयं करना होता था, इवन अपने खाने के लिए भी संसाधन उसको स्वयं जुटाने होते थे, उसको अपना सारा कार्य स्वयं, मतलब वो छात्र एकदम छोटे होने के बावजूद वो सारी चीजों में खुद करने लगता था, मतलब वो आत्मनिर्भर बन जाता था। तो भारतवर्ष में तो ये अपने आप में ही अच्छा बसा हुआ है कि जो गुरुकुल की परंपरा है गुरु शिष्य की, वहीं पर हम आत्मनिर्भर बनाने की बच्चों को पहल कर देते हैं, जबकि और जगहों पर ऐसा नहीं है, क्योंकि जब बच्चा स्कूल जा रहा है और घर से जा रहा है तो उसके माता पिता बहुत सारा कार्य कर देते हैं, लेकिन जब बच्चा गुरुकुल में है और गुरु के हाथ में सौंप दिया गया तो माता पिता को कुछ उससे मतलब नहीं है कि बच्चा कैसे खाता है, कैसे रहता है, क्या करता है, सारे संसाधन वो स्वयं जुटा लेता है और वो सब कुछ सीख लेता है। तो ये बहुत ऑब्वियस है कि जब तब उस इतने प्राचीन काल में भारतवर्ष में वो कर लेता था, तो क्या अभी नहीं कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, और वो ऊर्जा है हमारे छात्रों के बीच में। जब शिक्षा का अधिकार कानून बनाया गया तो ये सोचा गया कि भारतवर्ष में कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसको शायद शिक्षा नहीं मिलेगी, क्योंकि ये कहा जाता है कि शिक्षा एक अहम चीज है जिसके बिना शायद आप उस तरीके से चीजों को सोच नहीं पाते, उस तरीके से ले नहीं पाते जितना आपको लेना चाहिए। शिक्षा एकदम आवश्यक चीज है, उसका अधिकार का कानून इसीलिए बनाया गया शिक्षा के अधिकार का। लेकिन क्या आपको लगता है कि अभी भी हमारे सारे बच्चे शिक्षा पाते हैं?
नहीं, जबकि कानून बने हुए इतने साल हो गए, लेकिन आज भी बहुत ऐसी जगह है जहाँ पर अभी भी छात्र छात्राएं शिक्षा से वंचित हैं। और वो आप लकी है कि आप विद्यार्थी जीवन में हैं, लेकिन शायद बहुत सारे ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो अभी भी उस चीजों से वंचित हैं। लेकिन क्या आप ये कह सकते हैं कि उन छात्रों को कुछ नहीं आता, क्योंकि आप शिक्षा के साथ जुड़े हुए हैं, आप अपनी क्लासेस लेते हैं, आपने बहुत कुछ सीखा, बिल्कुल सही है, क्योंकि आप एक रेगुलर कोर्स में पढ़ रहे हैं, आप एक डिग्री हासिल कर रहे हैं। लेकिन क्या वो बच्चा जो किसी गांव में उसके अपने संसाधनों की कमी या पैसे के अभाव में स्कूल नहीं जा रहा, तो क्या उसने कुछ नहीं सीखा होगा? बिल्कुल सीखा होगा, क्योंकि उसने अपने आसपास, उसने अपने घर में अपने पिताजी को करते हुए बहुत सारी चीजें सीखी होंगी। तो क्या अब जो ये हम आत्मनिर्भर भारत की बात करें, वो यही बात कर रहे हैं कि जो भी स्किल है आपके आसपास, आप उसको इस हे नजर से ना देखें कि ये काम है, ये तो मैं कर ही नहीं सकता, इसको तो करेगा कैसे। लेकिन वो काम भी कोई ना कोई तो कर रहा है, चाहे किसी भी का भी काम हो, जिसके अंदर जो भी महारत है, क्या वो अपने उस कौशल को आगे ले जा सकता है? उसके लिए बस उसको थोड़े से मार्गदर्शन की जरूरत है। और इसीलिए जोर दिया जा रहा है कि जो हमारी शिक्षा होनी चाहिए वो रोजगार परक होनी चाहिए, और उसमें इंटर्नशिप और ये सारी चीजें एकदम उसके साथ जोड़नी पड़ेगी, तभी छात्र जो अपनी पढ़ाई है और जो अपना आत्मनिर्भर बनने का उसका सपना है, उन दोनों को वो आपस में रिलेट कर पाए। पता क्या है कि छात्र अपनी पढ़ाई तो करता जा रहा है, लेकिन वो अपने आप को जोड़ ही नहीं पा रहा है कि वो एक्चुअली करेगा क्या। जब वो ग्रेजुएट हो जाएगा, वो पीजी कर लेगा, उसके बाद वो क्या करेगा, उसको ये समझ नहीं आता है। लेकिन जब उसको इस तरीके से बाहर के वर्ल्ड के साथ उसका सामना करा दिया जाएगा उसकी पढ़ाई के दौरान, तो शायद उसको आत्मनिर्भर बनने में बहुत मदद मिलेगी, जो मुझे लगता है। और ये बहुत ही आवश्यक है कि जो हमारे छात्र छात्राएं हैं वो शिक्षित हो, और उनके सामने एक अच्छा मार्गदर्शन हो, उनके सामने अच्छे रोल मॉडल्स हो, जो उनको ये बता पाए कि उनको क्या करना है। छात्र करने के लिए तैयार है, लेकिन उनको कोई बता नहीं पा रहा है कि सही तरीके से आपको क्या करना है। तो हमारे देश का एक बड़ा युवा वर्ग है, सभी की एनर्जी को उस तरीके से चैनलाइज नहीं किया जा रहा है। तब शायद मुझे लगता है कि हमारा आत्मनिर्भर बनने का जो सपना है, वो बहुत आसानी से पूरा किया जा सकता है, अगर हम इस बात को ध्यान में रखें कि हम किस तरीके से अपने युवा वर्ग को चाह करके उसको इस दिशा में मोड़ देंगे कि आप जहाँ है जैसे है। उसका मतलब ये नहीं कि अगर आप गांव में, अगर आप इंटीरियर में, आपको शहर भागना ही होगा, कोई आवश्यकता नहीं है। आप वहां रहकर भी बहुत अच्छे से, और आजकल इस टेक्नोलॉजी के युग में सब कुछ आपको वहां भी मिल जाएगा। बस आपके पास एक इंटरनेट कनेक्टिविटी अगर पहुंच गई, तो यू कैन एक्सेस एवरीथिंग at any moment, there only, sitting in that interior village, if you are having an internet connection. You can publicize your material, whatever you want to do. There are number of platforms from where you can channelize all these things. तो ये बहुत आवश्यक है कि हम लोग इन सब चीजों पे ध्यान दें। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जो कहा जाता है और जो अभी एनईपी में बहुत फोकस किया गया है, कि संस्कार के साथ शिक्षा को देना। मुझे लगता है कि हम लोग एक बहुत फिजिकल वर्ल्ड की तरफ चले जाते हैं, और हम लोग बिल्कुल बस शिक्षा को पढ़ने के लिए तो पढ़ रहे हैं, लेकिन शायद संस्कारों की तरफ ध्यान नहीं जाता है, ना गुरु का और ना छात्र छात्राओं का। इसलिए अब एनईपी में इस बात पे बहुत जोर दिया गया कि आप किस तरीके से संस्कारों वाली शिक्षा देंगे, जो पहले दी जाती थी, मूल्यों वाली शिक्षा देंगे। क्योंकि जब बच्चा संस्कार सीखेगा, अपने मूल्य सीखेगा, तो उसके अंदर अपने आप ये भाव आएगा कि उसको क्या करना है राष्ट्र के निर्माण के लिए, उसको क्या करना है समाज के निर्माण के लिए, उसको क्या करना है अपने परिवार के निर्माण के लिए, और अपने स्वयं के निर्माण के लिए। ये सब चीजें आपस में बिल्कुल इंटर रिलेटेड है, हम इसको बिल्कुल भी अलग होकर के ना देखें। तो मुझे लगता है कि मैं यही कहना चाहूंगी कि आप सभी लोगों के अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है। जितने स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं, उन सबसे मैं यही कहना चाहूंगी कि आप लोग अपने इस पोटेंशियल को बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाने में, और ये जो सपना देखा गया उसको साकार करने में आपका सबसे बड़ा योगदान है। तो मैंने शायद ज्यादा टाइम ले लिया जितना मुझे अलॉटेड है, पर मैं इसी के साथ अपनी बॉडी को विराम देती हूँ। और मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ डॉक्टर राशि का कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं एनसीसी के छात्र छात्राओं के साथ अपनी बात साझा कर पाऊँ। थैंक यू राशि, एंड सभी जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी थैंक यू, और जो लोग भी सुन रहे हैं इस कार्यक्रम में, ई कार्यक्रम के माध्यम से, सभी को बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम।
आपने बहुत अच्छे से जो आत्मनिर्भर भारत अभियान को किस तरीके से राष्ट्र निर्माण के साथ जोड़ना चाहिए, इस पर बल दिया। आपने बताया कि विकास के लिए सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ छात्र ये सोचे कि हमारा ही विकास हो गया तभी विकास होगा। उसको अपने परिवार, समाज और राष्ट्र को अपने साथ जोड़ करके ही राष्ट्र के निर्माण की बात कर सकते हैं। शिक्षा में आपने कहा कि सिर्फ ऊपरी सतही तौर पे नहीं, स्किल डेवलपमेंट जरूर उसमें ऐड होना चाहिए, जिससे कि बच्चा आगे चल के कुछ कर पाए, और कुछ कर पाने का मतलब ये है कि आत्मनिर्भर हो पाए। आपने बौद्धिक पहचान की भी बात करी। आपने कहा कि क्या कहते हैं, जो हमारा भाषा का एक रुकावट है हमेशा, सही, ये बात बहुत ही सही बात है और बहुत सारे लोगों पे एप्लीकेबल भी होती है कि पूरी जिंदगी भर सिर्फ भाषा पर ही ध्यान रहता है कि हमें इंग्लिश ही इंग्लिश सीखनी है, अगर जिसको नहीं आती है, या जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे रहते हैं वो हिंदी को ही सीखने में पूरी दिन जीवन व्यतीत कर देते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो उनका गुण है वो किस तरीके से बाहर है ये तो आ ही नहीं पाता है। और ये चीजें तभी आ पाएंगी जो हमारी पुरानी गुरु शिष्य परंपरा थी, जिसमें कि हम लोग संस्कारों को हम लोग ज्यादा बढ़ावा देते थे, और क्या कहते हैं, जो हमारी छोटी छोटी चीजें थी, चाहे आप किस तरीके से अपने खाने का किस तरीके से प्रबंध कर रहे हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाना है, आपको सब कुछ अपने आप ही करना है, इस तरीके से पूर्ण तरीके का जो आत्मनिर्भर का जो मॉडल था वो तो पुराने ही हमारे गुरु शिष्य मॉडल में ही था। तो आपकी वाणी से सभी जो हमारे एनसीसी के छात्र छात्राएं हैं वो बहुत ज्यादा लाभान्वित हुए, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। अब हमारे जो अगले विशिष्ट अतिथि हैं डॉक्टर दिलीप कुमार सर, जो कि हम बहुत ही ज्यादा डायनेमिक और मशहूर व्यक्तित्व हैं। उनके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि उनका जो टीचिंग एक्सपीरियंस है वो 15 साल का है, और उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड आईटी शुएट्स इलाहाबाद में वो काम करते हैं, और बहुत सारे रिसर्च पेपर्स उन्होंने पब्लिश किए हुए हैं, मोर देन 25 पेपर्स, और एमटेक के बच्चों को भी वो गाइड करते रहते हैं। तो और सोशली भी बहुत ज़्यादा एक्टिव वो हमेशा रहते हैं। तो ऐसे मशहूर और डायनेमिक व्यक्तित्व की पर्सनालिटी को मैं बुलाना चाहूँगी, और उनका स्वागत है इस प्रोग्राम में। हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा उनसे लाभान्वित होंगी। तो मैं डॉक्टर दिलीप सर को आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और अपना उद्बोधन दें बच्चों को। बहुत बहुत स्वागत है दिलीप सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज नहीं आ रही है। नहीं, आवाज आ नहीं पा रही है सर, कुछ और दोबारा से तो शट डाउन करके करिए एक बार, आवाज आ नहीं रही है आपकी। इस कोविड-19 में ये जरूर रहा कि जो हमारा कम्युनिकेशन का बैरियर सब लोग सोच रहे थे, तो ऑनलाइन माध्यम से हम लोग आपस में जुड़े रहते हैं, तो वो जो बाधा है वो तो खत्म हो जाती है, लेकिन कई बार इस तरीके के जो टेक्निकल बाधाएं आती है उनके लिए तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं कभी भी। और उनके आज पता नहीं यूनिवर्सिटी में कुछ ज्यादा ही टेक्निकल ग्लिचेस हो रही हैं। आज सुबह से ही नेटवर्क की प्रॉब्लम है। मौसम है ना, इसलिए नेटवर्क प्रॉब्लम आज ज्यादा हो रहा है। आ गई सर की आवाज आ आवाज गई। आ रही है सर, आ रही है आवाज, आ रही है। Thank you so much. Thank you very much, Dr. Rashi ma'am, Professor Dr. Shilpi ma'am, Professor Dr. Kiran, for having me here. I take this opportunity
to share my own experience being computer professional, being a person in technology. I just wish to share my own experience, and I also wish to throw some glance over the technology's role in Atmanirbhar Bharat. Yeah, before I speak, before I give my presentation, first I wish to ask how many of these participants belongs to professional courses? Anybody? No issue. No issue. I'm not going to talk any sound technical issues. Okay, just plain issues I'm going to share with you. So the first part is we are so integrated with technology. Technology is everywhere. Technology is ubiquitous. Hope you know the meaning of ubiquitous. Ubiquitous means sarvantaryami. Technology is everywhere. So what I mean to say, I am not talking about your mobile phone, which is also part of technology. Rather, I'm talking about the signals that surrounded you, right? The signals of your mobile that is about to reach your mobile, the signals that belongs to my video. So these are also part of technology. So a bit surprising, right? So technology is like sarvantaryami. Technology is everywhere. So I just throw some experiences, my own experiences with regard to technology before I start my presentation. Those who are in 50s, we witnessed a huge drastic change in our lifestyle since 1990 to 2020. Hope the senior faculty members could experience it. Still, I remember in my childhood days when I accompanied my father to nearby bank, I could see bank employees sitting in the chambers with ledgers, reports, 3, 4 reports, and they were busy writing on each ledgers. So soon after, hardly 1 year or 2 years, I could notice those ledgers are replaced by calculators. After a few years, I could see those calculators replaced with computers which are standalone in nature. Standalone means there was no internet facility. Those computers worked by themselves without interacting with other devices. So soon after, we have internet facility. So computer systems are interconnected with each other. And thereafter, we could realize the core banking concept has been adopted. So many of us know what is core banking. Of course, it is core banking that helped us take our cash from any ATM machine. Yeah, students who can sense it. Yeah, my point here, the drastic change brought by technology is commendable in Indian economy and in social life, right? So with these words, I just wish to share my presentation. I hope you can see my screen. Yes. Yes, sir. Yeah, extension to my previous talk about how technology has emerged in our social life. uh, मैं अभी तक यही कहा कि इंटरनेट फैसिलिटी आया, एटीएम मशीन्स आया, यहाँ तक तो ठीक है. अब कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई है. So we experienced internet banking. Into the concept of mobile bank started. Now we are all experiencing mobile banking. So sitting at home, we are accessing our accounts, we are transferring money. So which is beautiful concept, right? So these are all fruits of technology which we are feeling nowadays. Yeah, this is the title of my concept, technology, India's strength.
opportunity and its role in Atmanirbhar Bharat. I begin with, these slides are just for the sake of it. Okay, these are topics which I'm going to cover: technology, history, classification in Indian context. Of course, these things you can get it from Wikipedia. So some milestones of Indian technology, challenges, okay, funding institutions, which strongly recommend technology in various aspects, how market sees, how world market sees, right? And finally, the role played by technology in Atmanirbhar Bharat. So with this content, I'm proceeding with the next slide. So definition of technology is not required, what I feel, but still, so let us come to this word in speech. In the days of Rock's age, technology was described as applied arts. Later on, it was seen as. Now, the biggest question that arises: why technology? Actually, these are the what is a critical points that inspires why technology is mandatory these days. The technological innovation, higher quality labor, capital deepening. So the definitions are quoted next. So to create a workforce, distribute and share knowledge. High quality labor means if the workforce is knowledgeable, definitely they may work out with different solutions that may generate a very good economic output. And capital deepening, of course, more productive outputs can be generated with new versions, right? So finally, what I say, technology plays a very important role in this society, in cultural traditions, as well as economic, political, military, and wealth. This is a brief history about technology, how it emerged, right from old stone technology, old one, right? This is just for a glance. Important thing is clothing. Possibly 1,70,000 years ago, the concept of clothing started. You may thinking, some of you may be thinking, how clothing is related to technology. Please don't confuse. Technology is different. Technology is basically an art of using something which is new, right? Even clothing in those days were considered as technology. Your technology classification, US National Academy of Engineering. So they created a clear classification across various fields, how the technology being adopted. So here you can see electrification, automobile, airplane, water supply and distribution. So these are some important domains where technology play important role. And this classification is suggested by US National Academy of Engineering, right? And of course, some more. As far as technology in Indian context is concerned, I cannot go detail into this, but as far as the present era is concerned, present government is concerned, the scientific policy resolution. So government of India brought some resolutions, policy resolutions with respect to science and technology. So the years are quoted. The first scientific policy resolution was brought in 1958. Later, they made so many amendments. The technology policy statement was released in 1983, a science and technology policy, and so on and so forth. These are some important milestones of Indian technology. Many of us are well known. I mean, these are all very popular. So first and foremost, development of an atomic clock by ISRO, right, for gaining sophisticated technology.
the second team of Indian astronomers has discovered an extremely large super cluster of galaxies, right? So likewise, my favorite among this list is Rifat Sharook, an 18-year-old from Karur in Tamil Nadu. He scripted history by designing the world's smallest satellite. You can see here, Mr. Rifat Sharook, right? He scripted history by designing world's smallest satellite. And of course, we should be proud to hear Param, the first indigenous supercomputer. Probably many of you do not know about how supercomputer came into India, because when the world was not ready to share knowledge, technological knowledge with India because of various reasons, it was Indian government which took initiation to start an indigenous supercomputer. So the first indigenous computer was Param, and Aryabhatta, hope you all know, an unmanned satellite built by India, right? So likewise, indigenous seeker for BrahMos. So here is a big list you can go through. These things I got it from Scoop, sources mentioned in the bottom. As far as technology challenge is concerned, okay, we have technology with us, right? We are spending a lot of money and government is promoting technology, but point is frugal innovation, meaning affordable excellence, right? Because technology is everywhere. So what is challenging for India? We need to develop technology with optimal resources. At the same time, cost-effective methods should be adopted. So frugal innovation means cost-effective, right? Here are some examples. High-quality hepatitis B vaccination, which was costed $20, is reduced 40 times because India designed indigenous hepatitis B vaccine, whose cost 40 times lesser than US cost. The same is the case with artificial foot, which was designed in Rajasthan. I may be wrong, I'm not sure, so please confirm. So high quality artificial food priced almost 10,000 US dollar, which is almost 300 times lesser than this, which our Indian technological experts designed. So same is the case with ECG machine, right? So here are some challenges. And as far as technology implementation and funding institutions are concerned, I am very happy to announce here the most most of the audience students. So I request students to go through these sites if you have any innovative idea in the technological field. So you can apply for funding across these agencies: All India Council for Technical Education, Council for Scientific and Industrial Research, so on and so forth. And I will share these slides with Dr. Rajeshri. So you can access these slides from her. Yeah, as far as India's technology status is concerned, the world looks India as a growing technology hub. Here is the reason. See, since 1990, the market share of use of technological tools has grown tremendously. Here is some statistical reports, and use of technological tools like mobiles you can experience everywhere in every nook and corner of villages, right? So almost 300 million people having access to internet. The country spent 169 minutes per day on these smartphones, right? So income levels have changed, so which is welcoming technology and innovation in every aspect. And you can also see the other areas. Of course, these diagrams are taken from India only because most of the presentations, the images are taken from Western countries, right?
but these are from India only. You can see metro services started in Delhi and even in small capital cities like even Lucknow we have, right? Hyderabad. Every capital city have metro for transport. Yeah, this is also technology related. Yeah, industrial manufacturing industry. You can see, right? I'm a bit sad, disappointed with the way agriculture is exposed with the technology. Even though huge experimentation is done in the field of agriculture, but the technology has not reached farmers on the ground level. So this is big disappointment for the government as well as uh, various public and private sector agencies. As far as medical science is concerned, we are advancing towards technology. Yeah, this is about uh, the expectations of technology post COVID-19. Yeah, as we know, our Honorable Prime Minister Narendra Modi announced Atmanirbhar Bharat, which means self-reliant for the future. The pillars of the motion, basically economy, infrastructure, technology-driven system, I highlighted here because the more focus is emphasized on technology-driven systems, right? So here, a model has been proposed, a robust demand, attractive opportunities, policy support, raising private activities, etc. Yeah. Some of you might have heard about Atmanirbhar Bharat app, which is launched by Sri Narendra Modi ji on July 4th in order to reduce dependency on foreign apps. Yeah, this challenge, actually, there is a challenge in which many people can compete with each other by showing their innovative ideas. And this challenge is hosted by My Government, MyGov. You can visit this site for more details. Of course, the last date is already over. July 26th is the last date. And the site received 2,353 entries under various categories. And the categories are classified into 8, and the complete list is shown here. Mainly health and wellness segment, e-learning, social networking, games, office and work from home, news, entertainment segment. Yeah, these are some important applications, technology applications, which are pushing towards Atmanirbhar Bharat. Yeah, I have my own experience. I just wish to share with you. Sometime back in 2016, if I'm not wrong, when demonetization was announced, yeah, people were crazy to get the money from ATM machines. I could see a lengthy queue of 2 kilometers to get money from ATMs. But at that time, I still remember I visited Lucknow Mahotsav with my family, where I have to make some shopping. But unfortunately, I did not have money with me, just an ATM card. But many of the shopkeepers even did not have this money of ATM machines, etc. So what I suggested to the shopkeeper, so if he has account details with him, I can directly transfer money through quick transfer option from my mobile banking app. Of course, that put me in trouble because my family made more shopping. I had to spend a lot of money through it. That's a different issue. So the point is, now technology, digital world is emerging everywhere. Yeah, Paytm. Yeah, Paytm, we should be very proud because Paytm is designed by Indian only, right? So Paytm has a huge market, and we all can do digital marketing, digital shopping through Paytm app without any hesitation. It is highly secure. Of course, I'm not promoting it, but for the sake of knowledge, I'm telling you, Paytm is highly secure. And Chef, Shopclues, Bankit are some more examples. Probably you would have heard about them. Chef is a Mumbai-based food tech startup where so many chefs in Mumbai, they can offer food, and this food can be delivered through mobile apps. Okay. Similarly, Shopclues, Bankit is a beautiful example to discuss because in small villages you may not find banks.
So banks are located for every 4 or 5 villages. So people have trouble going to banks. So in view of this, the government has started this project Bankit, thereby every individual from each village can provide the banking services. Okay, even without being an employee of a bank, any individual from a village can provide banking services. Thereby, he can also have employment opportunities. He can make money through it. Okay, so these are some wonderful technological aspects which are expected to emerge post Atma. Personally, feel we should move forward application of technologies, right? The next one, conclusion. Hope not running out of time. Yeah, I just wish to share these 3 points. So finally, I conclude the rise in technology adoption has given rise to analytics in industry, as well as it brings global startups, both technological and conventional, which can boost the economy in India. And most importantly, creating incubators and accelerators. Hope you people heard incubators. This is UGC's new initiative in order to promote research work of UG students. Hope many of you people do not aware of it. Uh, Incubators actually a small project initiated by UGC to promote UGC level projects, because at UGC level there are students who are very innovative and their projects after submission put aside. So nobody is caring about it. Nobody is taking off. Incubator has been started as well as accelerator. So with this, I thank members, I thank panel members, students for giving me this opportunity. I invite questions from the panel. अगर कोई एनसीसी कैडेट कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहता है सर से, तो अपना माइक अनम्यूट करके पूछ सकता है. ओके, थैंक यू सो मच सर. और किस तरीके से आत्मनिर्भर भारत में टेक्नोलॉजी का Thank you, रोल ma'am. हो सकता है, इसके बारे में आपने बताया. और हमारे एनसीसी कैडेट्स को बहुत ज़्यादा ही किस तरीके से टेक्नोलॉजी को आत्मनिर्भर भारत से जोड़ा जाए, इसके बारे में पता चला होगा. जैसे कि आपने बताया कि टेक्नोलॉजी सभी जगह है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि टेक्नोलॉजी के बिना ना हो पाए. आपने ये भी बताया कि किस तरीके से आजकल हम लोग स्मार्ट मोबाइल फोन्स की तरफ बढ़ते जा रहे हैं. तो एक तरीके से जो इंडिया है, एक फास्टेस्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजी कंट्री बनता जा रहा है. आपने बताया कि बहुत सारे जो फील्ड हैं, जैसे कि कृषि का फील्ड हो गया, मेडिकल का फील्ड हो गया, जिसमें कि हम लोग टेक्नोलॉजी अडॉप्शन कर रहे हैं. तो कृषि में आपने निराशा बताई कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी को हमारा भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन फिर भी हम टेक्नोलॉजी को उस तरीके से कृषि के साथ नहीं जोड़ पाए. इसके लिए आपने चिंता जताई. आपने इस पे भी बहुत ज़्यादा बताया, भारत जो हमारा देश है, जो कौन सी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहा है. जैसे कि सपोज हम आत्मनिर्भर भारत ऐप, अभी देखा गया है कि बहुत सारे जो भी हमारे ऐप्स थे वो दूसरी कंट्री के बनाए हुए यूज किए जा रहे हैं. लेकिन आत्मनिर्भर भारत ऐप है, इसी तरीके से पेटीएम हम लोग यूज कर रहे हैं, जिससे इसका यूज का बढ़ावा इसलिए दिया जा रहा है इसके थ्रू बहुत सारे जो सर्विसेज है वो बढ़ेगी, लोग आत्मनिर्भर बनेंगे. इसी तरीके से आपने बताया कि किस तरीके से हमारे इनक्यूबेटर्स यूजीसी का जो है कि यूजी के बच्चे किस तरीके से राष्ट्र में आर्थिक मजबूती को सहारा दे सकते हैं, इसके बारे में बताया. तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, और बहुत अच्छे तरीके से और इजी तरीके से बच्चों को पता चला इसके बारे में. तो इससे बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए उपयोगी रहेगा. तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका. अब हमारी जो अगली Thank you. विशिष्ट अतिथि हैं,
डॉक्टर यूवी किरण मैडम, उनको बुलाएंगे हम। उनके बारे में मैं ये बताना चाहती हूँ कि वो हमारे यहाँ होम साइंस डिपार्टमेंट है, उसकी विभागाध्यक्ष हैं। इसी के साथ साथ बहुत 15 साल से ज़्यादा हमारे साथ जुड़ी हुई है इस यूनिवर्सिटी में, और बहुत ही रिसर्च पेपर्स उन्होंने पब्लिश किए हुए हैं, बुक्स पब्लिश की हुई हैं, डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस में जाती है एक्सपर्ट लेक्चर लेने के लिए। अगर हम सोशल एक्टिविटी की बात करें तो उन्नत भारत अभियान, एक भारत श्रेष्ठ भारत है, स्वच्छता पखवाड़ा है, इससे वो जुड़ी रहती है और पूरे जुझारू रूप से काम करती हैं, तो एक प्रेरणा का स्रोत बच्चों के लिए हमेशा रहती हैं। तो मैं डॉक्टर यूवी किरण मैडम को बुलाऊंगी कि हमारे बच्चों को वो बताएं किस तरीके से इरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन में आत्मनिर्भर हो सकते हैं। तो डॉक्टर यूवी किरण मैडम। आजकल ऑनलाइन प्रोग्राम्स बहुत ज़्यादा होने लगे हैं, पैरेलली बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि बैंडविड्थ हमारा कम पड़ जाता है, तो कई बार कनेक्शन की बहुत बड़ी समस्या देखी गई है। तो अभी जुड़ रही हैं हमारी विशिष्ट अतिथि डॉक्टर यूवी किरण मैडम। और ये भी मैं सूचना देना चाहती हूँ कि हमारा जो डिबेट का टॉपिक था, अलाइन एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम टुवर्ड्स मिशन ANBA, आत्मनिर्भर भारत अभियान पर ये डिबेट हम लोगों ने कल मैंने अनाउंस भी किया था, और इस वक्तव्य के बाद हम लोग उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। कुछ बच्चों ने अपने नाम दिए थे, तो जो बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करेंगे वो रुक जाएंगे। I'm sorry, I'm very sorry. There was a technical glitch again. I'm sitting in a university and I don't know, today there is some problem with the internet since morning. I'm very sorry for that. So thank you, Dr. Ashri, for inviting me to this, for delivering this talk. I'm, I'm very thankful. I can see Professor Shilpi Verma ma'am, Dr. Dilip Kumar. Good evening, everybody. Good evening, all my dear students, all the NCC volunteers. I should congratulate the NCC wing and the NCC volunteers for conducting so many activities through online mode only. I've seen many camps being organized by the students for the villagers and other people, and for amongst the students itself, many NCC camps and all e-camps and all. So I should congratulate their efforts. Congratulations everybody for successfully using this pandemic period. So as already told, myself Dr. Kiran, I'll be giving a talk on self-reliance in the era of globalization. Self-reliance in the era of globalization. So self-reliance is again Atmanirbharta. Okay. So I'll be speaking about Atmanirbhar Bharat again in the context of globalization. Anna.
Hey, na PowerPoint. నా పవర్ పాయింట్ ఎక్కడ? నా పవర్ పాయింట్ ఏది? ఏది? I'm trying to share my screen, 1 second. So here there are two words, globalization and self-reliance. So these two technical words, first of all, let us speak about the globalization. What is globalization? So what do you think about globalization? Whether it is important to have globalization, whether it is useful or not useful. So in the previous eras, when this globalization has come into picture, so what happened is it is like interconnecting with all the countries, interconnecting and interdepending with for everything among the all countries. Like we will be speaking about the exports, imports and everything uh, across the countries. So that was the concept of globalization. So after this pandemic, what happened is now we have seen that the transportation has stopped, and the interdependence, we are not able to depend on other people for anything, for the imports, or we are not able to export anything. So what happened is, present, presentation ఏది? నాకు కనిపించలేదు. Can I name కనిపిస్తుంది. Can you see my presentation? Yes, we can see. Hello? यस मैम आ रहा है प्रेजेंटेशन. Yeah. Okay, thank you. So this is the globalized world. We were dependent on other countries for all the things, for the exports and imports. And what happened is, after the pandemic, we have realized that will not be the case, in fact. And due to this globalization, so there were many factors involved, like technological factors, economical and financial factors, social and demographic factors, political and legal factors, all were influencing the country's economy in terms of, and all the potential for globalization was dependent on the market drivers, government drivers and competitive drivers and cost drivers. So when you see, there were a lot of negative effects of the globalization before the pandemic. We speak about globalization in general. Agriculture has come to the back step. There was disparity between rural and urban India. There was a lot of unemployment. There was growth in the slum capitals, and of course, there was a lot of threat of terrorism. So after pandemic, what happened? Now we have realized globalization is not the resort to depend upon. We have to be self-reliant on ourselves. We have to manufacture ourselves many things. We have to use our own things, and it's not that, as our Honorable Prime Minister Modi has announced, it as self-reliant India, Atmanirbhar Bharat. It is like how you can develop your own technologies, and India is having that strength in terms of the youth and also in terms of the knowledge. India can develop many indigenous technologies, and there is no need for us to depend upon the other countries. So
we have realized that it's a time to become more and more and more self-reliant, and we have to be self-sufficient in all modes. So self-reliance, जब मोदी जी ने बोला है कि self-reliance के बारे में, it was not that we will not connect with other countries. It was not that we will be apart. It was not that we will maintain distance from other countries. It was only to make a global family. बस यही था कि इंडिया को अपनी स्ट्रेंथ भी दिखाना था इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इन टर्म्स ऑफ प्रूविंग इट एज सेल्फ सफिशिएंट इन ऑल एरियाज. सबको ये तो पता है कि नॉलेज बेस में हम लोग बहुत ही आगे हैं, बट मैन्युफैक्चरिंग में कहीं ना कहीं कमी थी. इट मे बी बिकॉज ऑफ मेनी इश्यूज व्हिच विल बी डिस्कसिंग लेटर, बट कहीं ना कहीं कुछ कमियां थी जिसको हम लोगों को रिजॉल्व करते हुए अपने आप को सेल्फ रिलायंट प्रूव करना था. तो सेल्फ रिलायंट इंडिया, when Modi has announced, our honorable Prime Minister, when he has announced, it was the only path towards globalization, to make globalization human centric instead of economic centric. सब लोगों को पता है, सब लोग ये मानते हैं कि जो भारतवासी हैं वो सबसे ज़्यादा they are more concentrated toward morals and ethics, and they have much amount of value system and all. So हम लोग बहुत ज़्यादा human being को importance देंगे rather than being economic centric. India believes in the welfare of the world. तो वर्ल्ड के वेलफेयर के लिए जो चीजें हमें मैन्युफैक्चर करनी है, पहले हम अपना वेलफेयर करेंगे. ऑफ कोर्स वी विल बी लुकिंग आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड आल्सो. So here self-reliance does not mean cutting India off the world. We will not maintain distance from across the countries, but we will become self-sufficient in manufacturing all the things. And of course, when हम अपने आप को self-sufficient मानते हैं, जब हम अपने आप को self-reliant मानते हैं, तो what happens? We will try to produce the best products, and India's progress is linked with the world. So we will not be distancing ourselves, but through globalization, what we are doing, we are paving a path towards the self-reliance. तो क्या हुआ था, जो अभी की सिचुएशन क्या है ग्लोबलाइजेशन की वजह से एंड बाद में जो पैंडेमिक हुआ उसकी वजह से, ये चार फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंटली इफेक्ट हुआ. एक तो मार्केट डिस्टॉर्शन, वीक मैन्युफैक्चरिंग, we were extremely dependent on the China products, and there were some federal issues which were to be looked into. When we speak about the market distortion, global market 1991 में खुला था through LPG reforms, but वहाँ पे आपने फुली फ्रीडम सभी को, न सप्लायर्स को दिया, न मार्केटिंग करने वाले को दिया. सब्सिडीज बहुत डिस्ट्रक्टिव थी क्योंकि पॉलिसीज ठीक से नहीं फ्रेम हुआ था. मैन्युफैक्चरिंग, वीक मैन्युफैक्चरिंग, जो हमारी 25% जीडीपी हमारी जो टारगेट थी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जो कंट्रीब्यूट करना था, वो हम लोग कभी नहीं अचीव कर पाए. क्यों? क्योंकि जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम जो लॉन्च हुआ था, और मैन्युफैक्चरिंग हम लोगों ने फिर भी एक तरीके से शुरू किया था, तब भी हम 17% जीडीपी तक ही पहुंच पाए. एंड द थर्ड फैक्टर, इंडिया इज एक्सट्रीमली डिपेंडेंट ऑन चाइना फॉर इंपोर्ट्स, especially related to electronic equipment, solar equipment, active pharmaceutical ingredients, जबकि अपने यहाँ की फार्मेसी बहुत ही ज़्यादा strong है. R&D related to medical is very strong in India, but only thing is our knowledge base को हमको manufacturing base पे कैसे लाना है, उसकी knowledge और उसकी resources और उसकी process में कमियाँ हैं. And of course there were many federal issues like policy issues. सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में देयर वाज लॉट ऑफ कम्युनिकेशन गैप, और जिसकी वजह से हेल्थ केयर में, एग्रीकल्चर में, जो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर्स थे जो इंडिया बहुत प्रॉस्पर कर सकती है, उन सारे सेक्टर्स बैक डाउन हो गए एंड दे वर नॉट एबल टू प्रॉस्पर. So when we speak about, so what are the opportunities which we have, जब जिसकी वजह से हम अपने आप को सेल्फ रिलायंट प्रूव कर सकते हैं सबके आगे, जो अपॉर्चुनिटीज इंडिया में है जो शायद ही बाकी कंट्रीज में नहीं है, उनके पास बिल्कुल नहीं है. ये सारे अपॉर्चुनिटीज जो अपने पास बहुत ज्यादा है. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग व्हिच वी कैन वोट अपॉन इज यंग इंडिया. हमारे यहाँ पे यंग इंडियन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है. आप जैसे यूथ हम लोगों के पास बहुत है.
मैक्सिमम परसेंटेज में है, जिसकी पोटेंशियल को हम बहुत ज़्यादा टैप ऑन कर सकते हैं, so that we can bridge the gap between the manufacturing and the exports, which we can do after becoming self-reliant. So population of most developed countries are aging with less young workforce, or India's demographic dividend can adequately bridge the requirement for the young human resource for the world. And of course we have huge domestic demand. हमारे पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हमारी बहुत ज़्यादा मात्रा में फार्मिंग कम्युनिटी है, हमारे पास सिर्फ कमी है तो उसकी कमी है हमको मार्केटिंग और मैन्युफैक्चरिंग, इन दोनों की कमी है. अगर हम इन दोनों को फुलफिल कर देते तो वी आर ब्लेस्ड विद maximum amount of natural resources and maximum farming community. And of course dynamic industries सेटअप्स हमारे पास है, जैसे ऑटोमोबाइल्स है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर्स हैं. दीज आर ऑल सेट ऑफ इनोवेटिव पाथ ब्रेकर्स फॉर अस. हम लोग बहुत सारे चीजें इसमें इनोवेशंस किए हैं, बट ऑफ कोर्स अगेन गोइंग बैक टू मार्केटिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग लैकिंग करते हैं. एंड ऑफ कोर्स वी कैन एनहांस द एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी. अगर हम एग्रीकल्चर को एक इंडस्ट्री जैसा मानते हैं तो एग्रीकल्चर सेक्टर में हम बहुत ज्यादा ही सबको कॉम्पीट कर सकते हैं. मतलब इन द farming of different kinds of products, we can give competition to the whole world. And of course global manufacturing. अब एक और एडवांटेज क्या हो गया, स्पेशली बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पूरा चाइना की तरफ से बाकी कंट्रीज की तरफ शिफ्ट हो रही है. और क्या हो रहा है कि स्लोली धीरे धीरे चाइना से सारे बिजनेसेस अपनी बंद करना चाहते हैं. तो क्या कर सकते हैं इंडिया, बिकॉज इंडिया इज वेरी पोटेंशियल इन मेनी टर्म्स, have potential in many terms, can attract these investments and become the next global manufacturing hub. So क्या कर सकते हैं हम लोग, हमको ग्लोबल लीडर बनना है, हमको एक ग्लोबल फैमिली की तरह अपनी ग्लोबल सेल्फ रिलायंट भी बनना है, हमको ग्लोबल लीडर भी बनना है. तो हम क्या कर सकते हैं ताकि हम सेल्फ रिलायंट भी बने, and of course we can give competition to the other countries also. So the first and foremost what we have to do, you must have heard this वोकल फॉर लोकल, जो नरेंद्र मोदी जी ने बोला है. लोकल प्रोडक्ट्स को, इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज को बहुत ज्यादा बढ़ावा देना है, उनको हर चीज हर तरीके. और इसमें एनसीसी बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं कि लोकल जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज है उनको आइडेंटिफाई करना, उनको किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं, उनको किस किस हब्स के साथ जोड़ सकते हैं, किन किन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ आप जोड़ के उनकी प्रमोशन कर सकते हैं. स्किल है, उस स्किल है, रिसोर्सेस है, स्किल को, रिसोर्सेस को बस आपको उस एक जगह पे पहुंचानी है ताकि वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू कर सके और उसकी मार्केटिंग भी कर सके. And of course what we have to do, we have to frame the favorable policies for enhancing the domestic competition. क्या होता है जब हम लोग कोई भी पॉलिसीज फ्रेम करते हैं तो सबसे बड़े बड़े बिजनेस पीपल के लिए वो पॉलिसीज उन लोगों के एडवांटेज के लिए वो अपने आप को डाइवर्ट कर लेते हैं. तो इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट वी कैन डू इज वी कैन मेक इट डोमेस्टिकली कॉम्पिटिटिव एंड प्रमोट द इनोवेटिवनेस. जितना ज्यादा इनोवेटिव, जैसे स्किल एनहांसमेंट प्रोग्राम्स, जितनी जो इंक्यूबेशन क्लब्स वगैरह कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, स्टार्टअप सेंटर्स जिनको प्रमोट किया जा रहा है, जितनी यूथ अपनी अपनी इनोवेटिव आइडियाज उसमें शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा अपनी इनोवेटिव आइडियाज को मार्केट, मतलब उस प्रोडक्ट फॉर्म में लेके आए, then that can be marketed and the government really supports them. और भी अच्छे से favorable policies अगर इसमें बनाएंगे then that will be very beneficial. And then next, control of critical value chains. supply value chain की बीच में बहुत गैप है, डोमेस्टिक ग्लोबल एंड ग्लोबल सप्लाई चेन्स के बीच में बहुत गैप है. इस गैप को फिल करने की जरूरत है. और स्पेशली हम अगर बात करें तो हेल्थ केयर सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, डिफेंस सेक्टर में, इन सब में क्रिटिकल वैल्यू चेन्स को फिलअप करने की बहुत जरूरत है. एंड ऑफ कोर्स वी हैव टू स्ट्रेंथन दी पब्लिक प्रोक्योरमेंट. जैसे अभी क्या है, हाल में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं इन द प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सप्लाईज, लाइक ई टेंडरिंग कंपलसरी हो गई है. एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश किया है. सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस मैक्सिमम उसी मार्केट प्लेस से ही अपनी प्रोडक्ट्स को परचेज करनी.
इसको और भी स्ट्रेंथन कर सकते हैं। कैसे? इसकी प्रोसेसिंग टाइम बहुत लंबा चलती है, उस प्रोसेसिंग टाइम को अगर कट शॉर्ट करेंगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डोमेस्टिक सप्लायर्स को आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। एंड देन व्हाट आर द की प्रोमिनेंस, key areas of progress? So focus should be on areas where global and domestic investors can be attracted. जैसे हमने कहा है कि आपके एग्रीकल्चर सेक्टर में, मेडिकल सेक्टर में, डिफेंस सेक्टर में, स्पेस में बहुत ज्यादा रिसर्च अपनी कंट्री करती है, तो इन सारे सेक्टर्स में हम बहुत ज्यादा बढ़ावा दे सकते हैं। रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन कैन बी फोकस्ड। आईटी सेक्टर तो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, तो इसमें लीडिंग एज दे सकते हैं। इंक्रीज इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से डेवलप करेंगे तो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट ज्यादा कर सकते हैं, कनेक्टिविटी ज्यादा हो सकती है, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को अगर ज्यादा फोकस करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम लोगों के यहाँ से सेल्फ रिलायंट बनने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनते जाएंगे, और उसकी पॉलिसीज के थ्रू मार्केटिंग एंड एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट कैन बी फैसिलिटेटेड। सो सेल्फ रिलायंट इंडिया के लिए जो मोदी जी ने बोला, आपकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ट होना चाहिए, टोटल पॉलिसी सिस्टम हैज टू बी स्ट्रेंथन्ड, बिकॉज आपके पास डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत ज्यादा है, आप उस यूथ की डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत ज्यादा है, तो आप उस तरफ डिमांड को बढ़ाइए ताकि आपका सेल्फ रिलायंट इंडिया विल बी मेड एंड हैज टू बी मेड एंड इट हैज टू बी सपोर्टेड एंड डन बाय द यूथ लाइक यू। तो जो सेल्फ रिलायंस है इन टर्म्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन अगर हम लोग बात करते हैं तो इट इज वसुधैव कुटुंबकम। वी आर treating ourselves as a global family, but we are not dependent on anybody. We are being local but with global, and our special focus always will be Swadeshi. We will use more and more of our own products, make more innovations, use our own products, be local and be global, so that more and more Indians can become self-reliant, and youth can, I think, play active role in doing it, and NCC volunteers of course can play a very major role in performing these, in making the India self-reliant. Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। जैसा कि सभी को पता ही है कि आज का जो टॉपिक आपका था कि हम ग्लोबलाइजेशन का यूज करके या ग्लोबल मार्केट में जा करके किस तरीके से हम लोग आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ सकते हैं। आपने बहुत सारे फैक्टर्स के बारे में भी चर्चा की, जैसे इकोनॉमिक फैक्टर्स के बारे में बताया, पॉलिटिकल फैक्टर्स के बारे में बताया, सोशल फैक्टर्स के बारे में बताया। आपने ये इस बात पे जोर दिया कि किस तरीके से हम लोग यंग इंडिया, यंग पीपल को आत्मनिर्भरता अभियान में शामिल करके और भारत को मजबूती दे सकते हैं, इसके बारे में बताया। आपने इसके नेगेटिव साइड इफेक्ट्स के बारे में भी बताया कि जैसे कि मार्केट डिस्टॉर्शन हो जाता है, वीक मैन्युफैक्चरिंग होता है, हम किस तरीके से चाइना की तरफ डिपेंडेंट होते गए, तो इन सारे इश्यूज को लिया। और आपने वोकल फॉर लोकल की तरफ इशारा किया कि हमें जो हमारा लोकल है उसको बहुत ज़्यादा वोकल करना चाहिए, और सिर्फ वोकल करने की ज़रूरत नहीं है, साथ ही साथ जो हमारी पॉलिसीज़ हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन भी सही तरीके से होना चाहिए। और जो सबसे अच्छी बात आपने बताई कि बी लोकल एंड बी ग्लोबल, जो लास्ट में आपका पूरे आपके उद्बोधन का सार रहा, तो बहुत अच्छा ये रहा कि हमारे लोकल को हमें ग्लोबल बनाएंगे तभी राष्ट्र का जो आर्थिक मजबूती है वो हो पाएगी, और हम ग्लोबल मार्केट में सबको कंपटीशन दे सकते हैं, और जो हमारे आसपास के नेबरिंग राष्ट्र है हम पूरी तरीके से उस पर निर्भर नहीं रह सकेंगे। तो बहुत अच्छा उद्बोधन रहा और बहुत ही उपयोगी रहा एनसीसी के छात्र छात्राओं के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। I'm sorry for the interruptions in between. There were some problems in the laptop itself. I don't know what happened. अब तो सभी को पता है कि सब चीजें ऑनलाइन है, तो ये सब तो इसका पार्ट हो गई हैं, तो सभी इसके हैबिचुअल होंगे। तो
अगर मतलब लास्ट में बस यही है कि हमारा जो एक डिबेट होने जा रही है उसमें जो एक दो पार्टिसिपेंट्स हैं आप तब तक आप लोग रुकिए। ठीक है। तो एक Okay. हमारी पहली कनिका त्रिपाठी बच्चा है हमारा एनसीसी का, वो डिबेट का जो हमारा टॉपिक है उस पर बोलेगा। डिबेट का टॉपिक मैं फिर से बता देती हूँ, अलाइंग एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम टूवर्ड्स मिशन आत्मनिर्भर भारत अभियान। तो सबको रूल बताना चाहूंगी कि सिर्फ आपको 4 मिनट का समय दिया जाएगा और उस 4 मिनट के समय में आपको अपनी बात रखनी है सब के सामने, और कल इसका रिजल्ट अनाउंस करूंगी मैं। कनिका त्रिपाठी। यस मैम। मैम आवाज आ रही है? हाँ आ रही। ओके मैम। पूरे विश्व में हो भारत का मान, आत्मनिर्भर होना है हमारी पहचान। Good evening to one and all present here. Today I, Kanika Tripathi, is here to give my opinion on the topic aligning existing education system towards Mission Atmanirbhar Bharat. Every individual wants to progress and creates its own identity. This applies to society and country also. For an identity of an individual or a country, it should be a self-sufficient and independent, so that they can fulfill their needs and desire without waiting for the others. All this can be achieved by the people who are creative, so that they can manipulate the available resources for their use. As all of you know that necessity is the mother of invention. Before COVID-19 pandemic, India's development was based on easy import and export so as to create global market, but gradually export was reduced and import became major. This is a big question. This turned some countries in evil thinking and gradually wants to control our economy. India is a developing country and we are used to listen developing word from last 75 years. When does we will use the word develop for our nation? Now the time has came in the form of COVID-19 pandemic. Our Prime Minister Shri Narendra Modi ji took all these into account and firstly gave an idea of Make in India, and now to emphasize that on 12th May 2020 he said, I quote, we have to catch the opportunities lying in this pandemic, and gave the mantra of Atmanirbhar Bharat. He gave the package of rupees 20 lakh crore for its boost up, so that small entrepreneur can again start their business and in turn create jobs. I can say that Atmanirbhar Bharat is an advanced version of Make in India. For an Atmanirbhar Bharat, we should take an example of Israel. In my opinion, we can learn very much from this country to become a self-sufficient. Creativity, innovation will play an important role in Atmanirbhar Bharat. This is indirectly related to the way the young generation has nurtured through education only. The education system, which was laid by the Britishers, does not have any creativity, and due to this only, the new education policy had to be introduced. The main aim of education is to live a better life, not only in society, but high moral values which will help in the development of the country. Now, the education which is given is very practical, rather than cramming and understanding. Let us take an example. It is not important to cram science and mathematical formulas, but how we can practically apply them in innovative ideas or any creativities is more important, which will have the high market values. To achieve the goal of Atmanirbhar Bharat, we have to align our education system with our requirements. And here, the Swadeshi will play an important role. We have to show our patriotism by making and purchasing Swadeshi products only. Education policy should help individual in becoming a professional in the field he desires at very early age, so that he will be asset for our country. Lastly, I want to conclude that new education policy is a bridge
between Atmanirbhar Bharat and the creation of new enthusiastic and creative entrepreneurs. Thank you and Jai Hind. चैट बॉक्स में नाम डालने को बोले थे। कल भी मैंने बोला था कि किसी ने बच्चे को नाम देना और डिबेट में पार्ट लेने के लिए, तो सिर्फ कनिका ने अपना नाम दिया था। और कोई बच्चा अगर इस पे बोलना चाहता है तो वो अपना नाम चैट बॉक्स में भी डाल दे और स्पीकर अनम्यूट करके वो बोल सकता है। लगता है कोई पार्ट नहीं लेना चाहता है, तो इस डिबेट कंपटीशन का रिजल्ट तो खुद ही आ जाता है। एक ही बच्चे ने पार्ट लिया है तो वही फर्स्ट हो गया। कनिका त्रिपाठी को कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहती हूँ। एक बच्चे का नाम आया दिवांश श्रीवास्तव, तो आप बच्चा अपना अनम्यूट करके और स्पीच दीजिए। हेलो, गुड इवनिंग मैम। हेलो, कैन यू हियर मी मैम? हाँ बेटा, आवाज आ रही है, बोलो। मैम, न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 सरकार की शिक्षा संबंधी निर्णय। मैं अपनी स्पीच में हिंदी में दे सकता हूँ मैम, इंग्लिश में थोड़ी वीक है। बिल्कुल बिल्कुल आप दे सकते हैं। यस मैम। मैम, हिंदी का मैंने काफी ज्यादा यूज किया है, काफी मजबूत हिंदी है मैम मेरी, क्योंकि स्टार्टिंग से प्राइमरी में मैंने हिंदी में स्टडी किया है। कोई बात नहीं बेटा, यहाँ सबको हिंदी आती है, राष्ट्रभाषा हिंदी ही है। ओके मैम। सरकार के शिक्षा संबंधी निर्णयों और प्रयासों की नई रूपरेखा तैयार करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 चर्चा में है। भारतीय शिक्षा प्रणाली में आने वाले बड़े परिवर्तनों से आशाओं और सपनों और आकांक्षाओं की भी लहर उठी है। वर्ष 1986 में पिछली शिक्षा नीति के 24 वर्षों के अंतराल के बाद प्रभावी रूप से जारी भारत की तीसरी शैक्षिक नीति का उद्देश्य भारतीय शिक्षा की संरचना को और गतिशील और लचीला और प्रासंगिक बनाना है। अगर ये बदलाव सफलतापूर्वक लागू किए जाते हैं तो भारत में शिक्षा के भविष्य की मजबूत नींव साबित हो सकते हैं। वर्ष 2019 में NEP मसौदे के संकलित और विभिन्न हितधारकों और शिक्षा विशेषज्ञों के सुझावों से बनी यह नीति अपने आप में अलग है। यह शिक्षा नीति एक मजबूत और प्रासंगिक प्रणाली के विकास के लिए उम्मीदें लेकर लाई है। यह केवल तभी संभव हो सकेगा जब सरकार इस नीति में लिखी सभी योजनाओं को लागू करता है। इसमें कुछ नीतियां हैं जैसे कि बहुआयामी शिक्षा की स्वायत्तता, मल्टीडिसिप्लिन व रिसर्च को बढ़ावा देने के से उच्च शिक्षा संस्थान और व्यावसायिक शिक्षा माध्यम और के संस्थान जो हैं उसमें विभिन्न वैकल्पिक पाठ्यक्रमों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में सीखने के अवसर प्रदान करने वाले समग्र संगठन के रूप में विकसित होंगे। तो मैम, ये जो हमने पढ़ा है उसे लागू करने के लिए प्रैक्टिकल एजुकेशन को बढ़ावा देने और इंटरडिसिप्लिन व अन्य क्षेत्रों को तलाशने के लिए एक आवश्यक कदम है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण तत्व स्वायत्तता है, जो शैक्षणिक संस्थानों को वास्तविक में विश्व स्तरीय बनाने का अवसर देगा। और अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट मैम, यह विशेष रूप से उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीति हो सकती है। वर्तमान डिग्री प्रोग्राम लंबी अवधि के हैं और विशेष रूप से कई व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अनेक छात्र वित्तीय कारणों से पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं। नई दिशा निर्देश जो है छात्रों को क्रेडिट आवंटन की एक प्रणाली के माध्यम से शैक्षणिक अंतराल की अनुमति देकर उनको डिग्री पूरा करने को प्रोत्साहित करते हैं। लेकिन जो नई शिक्षा नीति है इसमें जो पाठ्यक्रम स्नातक में यूजी प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ, स्नातक पाठ्यक्रम जो है 4 साल की अवधि के होंगे, जिसमें एक वर्ष में पाठ्यक्रम से बाहर होने की स्थिति में प्रमाण पत्र दिया जाएगा और दूसरे में डिप्लोमा, तीसरे वर्ष में डिग्री और फोर्थ ईयर में मतलब अर्जती जिसको ऑनर्स कहते हैं वो डिग्री दी जाएगी। उसके साथ साथ इस शिक्षा नीति में शोध कार्यों में प्रोत्साहन के लिए भी जगह दिया गया है। मजबूत नींव का जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, उसकी जो नींव हो उसको मजबूत करने के निर्माण के क्षेत्र में भी योगदान दिया गया है मैम, जिसमें प्राइमरी फर्स्ट ईयर फाउंडेशन स्टेज और फिर 3 साल की तैयारी होगी। इसके
मध्य चरण प्रैक्टिकल स्टडी होगी, उसके बाद सेकेंडरी स्टडीज में मैम बताया कि वो बीच में लीड कर सकता है। इसके साथ साथ इंटर्नशिप और वोकेशनल लर्निंग पे भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। लेकिन कुछ इसमें सरकार को इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, जैसे क्या वो स्किल गैप को कम कर पाएगी, भविष्य में रोजगार ऐसी स्किल की मांग करेंगे जो वर्तमान से अलग होंगी। इसलिए मल्टी डिसिप्लिन एजुकेशनल इंटर्नशिप और व्यावसायिक प्रशिक्षण उद्योग शिक्षा में कौशल और भविष्य के अंतर को कम कर सकते हैं। उभरती तकनीक का उपयोग हम कर सकते हैं। इसकी मैम गुणवत्ता में सुधार करना होगा हमें, क्योंकि जैसे इसमें बताया गया कि 30 विदेशी विश्वविद्यालयों द्वारा भारत में मतलब भारत के परिसरों में अपने निकायों का गठन कर मतलब यहाँ के स्टूडेंट को सीखने में ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। लेकिन यहाँ के जो शिक्षक हैं उनको नई शिक्षा नीति के तहत प्रशिक्षण देने की दिशा में सरकार को काम करना होगा। इसके साथ साथ सरकार को मूल्यांकन पद्धति जो यहाँ की है, क्योंकि हम देखते हैं यूजी प्रोग्राम्स में यहाँ पे जो स्टूडेंट होता है वो प्रतिस्पर्धा एग्जाम की प्रतिस्पर्धा में जुड़ जाता है तुरंत ही, और लेकिन पाठ्यक्रम के लिए छात्र की कौशल विकास में कोई रुचि नहीं होती है। इसके बारे में इसमें बहुत डिटेल में इस बारे में मंथन किया गया है और उसके बाद ये नीति लाई गई है। इसमें भाषा का अंतर कम किया गया है मैम, और इसमें मल्टी डिसिप्लिन प्रोग्राम को बढ़ावा दिया गया है, जिसमें वर्तमान और सामाजिक दृष्टिकोण से। थैंक यू मैम। अगला जो हमारे पास बच्चा है वो अंकिता शर्मा। बेटा आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को और बोलिए। दिव्यांश आप अपने आप को म्यूट करिए। दिव्यांश श्रीवास्तव म्यूट कर लीजिए। मैम कैन यू हियर मी? हाँ बेटा बोलिए। Ma'am, first of all, thank you for giving us the opportunity to stand here and speak about new education policy and literally our skill development, which is provided by NCC volunteers as well as NCC cadets. And very good morning to my seniors who are attending my speech here. And thank you for all professors for here to deliver such a great speeches. My topic is about how our education policy is essential and how our language is most important thing is it. हम सबको पता है कि हमारी जो मातृभाषा है हिंदी, हम लोग उसमें अपने आप को बहुत कंफर्टेबल समझते हैं, बट अभी ऐसा एरा आ चुका है कि हम लोग अपने आप को इंग्लिश की तरफ फोर्स करने पे लगे हुए हैं, चाहे वो किसी स्किल की तरफ हो जाए, चाहे वो किसी भी अपने मेंटल डेवलपमेंट के पास हो जाए। अगर आपके पास कोई एक आइडिया भी है, अगर आपको उसे सामने रखना है, not in front of your friends but in front of your professor, you always prefer English. Why we are not preferring our such language in which we can explain a lot about things? So I firstly focus on our religious language as well as our mother tongue, which is most preferable for us and in which we can speak a lot about our ideas and initiatives. So the new education policy is really playing a great importance in our as well as daily life, as well as educational life, as well as primary life. If we are starting our language education in our own language, then we can learn a lot of things as our professor has said to us. If we are forcing ourselves to learn English, we should know why we are forcing English. Because when Britishers came in India, they were not able to understand our own language, that is Hindi or a Sanskrit or a Prakritic language. They were thinking that if we Indians will learn about English, then they will be a followers for us. Then they forcing our Indians to learn about English. That's why English became a basic phenomena for our daily life as well as in modern India. Nowadays, no one even I am also speaking English.
no one is forcing to ourselves to put in Hindi in our language. Why? Because we are thinking if we will speak in English, everyone will give us a great privileges and a great manner that how good he is or she is to speak in English. Why we are not seeing the importance of Hindi? Are many of the Vedas and many of the Rig Vedas are contributed in our own language, that is Prakritic. We should learn how to speak in our own language. That is very important in now era. Now, our main point is that how we can put ourselves by taking how we can give our great intelligence to the field of technology as well as medical as well as all such fields which is required in nowadays. If we really want to put our extra effort on that field where we can do a lot of things, for such example, we want to earn our livelihood such as bread and butter. We are not able to get our bread and butter in our own areas. Then we are forced to go abroad to earn all our livelihood such as bread and butter. This is the main problem. If we are able to develop our skills, that should be give privilege by our own man who are living in this country. They all should give you a special privilege. They should also make you. They should also give a advantage to build in India. And the theme that is Atmanirbhar is so coordinated with it, such as Atmanirbhar. The term Atmanirbhar, it is in Hindi, not as in English. Self-relevant is an English term, but we are always saying Atmanirbhar बनो. Atmanirbhar क्यों बनो? क्योंकि हमारी इकोनॉमिक एक्सपेंड इतनी डाउनफॉल हो चुकी है कि अगर हमें उसे अपने इकोनॉमिक जीडीपी को बढ़ाना है तो हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा. बट आत्मनिर्भर बनने के लिए भी कुछ ऐसी फील्ड है. अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, फर्स्टली आपके पास कैपिटल नहीं है. अगर कैपिटल अरेंज भी करते हो तो आपके पास अगर आप इंग्लिश नहीं जानते हो तो आपको पहले तो ये शर्मिंदगी फील होती है कि हम हिंदी में कैसे अपने प्लान्स को समझा सकते हैं. तो हमें ये आउटर कंट्री से एक्सपीरियंस लेना चाहिए कि अगर आप इंग्लिश नहीं बोल पाते हो तो आपको अपनी होम लैंग्वेज मदर टंग में बोलना चाहिए. क्योंकि हम ही लोग हैं इंडियंस, वी आर लिविंग इन द एशियन कॉन्टिनेंट एज द साउदर्न Asian continent, we are forcing to in English. Why? Because we feel same about our tongue, about our mother tongue. We feel same. Even the Portuguese Prime Minister who conducted their speech last days, he was speaking in their own mother tongue, not in English. We should learn this point that they was speaking in their own mother tongue. This is really a good point. अगर आप अपनी मातृभाषा में अपने आइडिया को एक्सप्लेन कर सकते हो तो आपको इंग्लिश की तरफ नहीं भागना चाहिए. और अगर आपको अपने स्किल को डेवलप करना है तो आपके पास सबसे पहले कैपिटल है या फिर अरेंज किया तो आपको अपनी लैंग्वेज में समझाना चाहिए. क्योंकि हम जब पैदा होते हैं तो हमें कोई लैंग्वेज नहीं आती. जो हमारे माँ बाप बोलते हैं हमें वही लैंग्वेज आती है जिससे हम कुछ भी सीखते हैं. तो हमें अपनी पहली प्रिविलेज या फिर पहली इंपॉर्टेंस अपनी मदर टंग को देनी चाहिए. जिसमें अभी अगर आप लोग मेरी बातों को सुन रहे होंगे तो मोस्टली ऐसे लोग होंगे जिन्होंने हिंदी इंग्लिश की वजह से मेरी बातों को थोड़ा सा नेग्लेक्ट किया होगा. बट अभी मैं जब हिंदी बोल रही हूँ तो उन्हें ज्यादा समझ में आ रहा है क्योंकि उन्होंने अपनी टाइम हो गया. यस मैम, टाइम हो गया बेटा. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सच अ टाइम. थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग मी एंड थैंक यू. आज का प्रोग्राम यहीं पर समाप्त होने वाला है. तो उससे पहले मैं सबसे पहले जो हमारे कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हैं प्रोफेसर शिल्पी वर्मा मैडम, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने अपने बिजी स्केड्यूल से हम लोगों के लिए टाइम निकाला और उससे हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा लाभान्वित हुए. तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैडम. उसके बाद हमारे जो विशिष्ट अतिथि थे आर दिलीप कुमार सर, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वो हमारे कार्यक्रम में जुड़े. बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने काम से पहचान बना पाते हैं. तो ऐसे व्यक्तित्व से मिलकर के हमारे एनसीसी के जो छात्र छात्राएं थे बहुत ज़्यादा
खुश हुए, तो उनका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने इतने कम समय में कार्यक्रम में जुड़ने की अपनी सहमति प्रदान की, तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर। इसके बाद मैं डॉक्टर यूवी किरण मैडम को भी बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। शिल्पी मैडम और यूवी किरण मैडम दोनों ही विभागाध्यक्ष के पद पर हैं, और तो उनके पास बहुत ज़्यादा काम रहता है। तो किरण मैम के पास टाइम कम था उनका, हम बार-बार टाइम मांग रहे थे, उन्होंने कहा नहीं मैं प्रोग्राम का पार्ट ज़रूर बनूंगी। तो आज उन्होंने अपना टाइम दिया, तो उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपने बहुत अच्छे से बच्चों को बताया। ग्लोबलाइजेशन के बारे में उतना क्लियर शायद बच्चों को नहीं हुआ होगा, लेकिन आपके वक्तव्य से वो उनको अब ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ मैम। और सभी जो हमारे कार्यक्रम में जुड़े हुए हमारे एनसीसी के कैडेट्स हैं, उनका इस प्रोग्राम में जुड़े उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हमारे जो बच्चे जुड़े थे उनमें से कोई आरएमएल अवध यूनिवर्सिटी का एनसीसी का छात्र अभी जुड़ा हुआ है क्या? अनम्यूट करके बता सकता है वो? तो मेरे एनसीसी के जितने भी छात्र छात्राएं जुड़े उनके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो कार्यक्रम का समापन हम एनसीसी सॉन्ग से करना चाहते हैं। उसके लिए मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। बच्चे खड़े हो जाएं अपने स्थान पे।
तो इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का समापन की मैं घोषणा करती हूँ। सभी को अंत में फिर से धन्यवाद इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।